गुमराह एपिसोड 216। अभी मैं गुसल खाने में ही था कि लिज़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो इसराइल ज़ादी मुझे ही पुकार रही थी। कहाँ है भाई आप जनाब आली, कुछ तो बताएं, आवाज़ तो दें। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे सीने में फिर हरारत बढ़ने लगी, मगर मैंने उसे जल्दी रोक दिया। मैंने उसे आवाज़ देकर बताया, मैं इधर हूँ, शावर ले रहा हूँ, बस अभी आया, तुम बैठो। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप जल्दी निकले, इतनी देर में मैं खाना मेज़ पर लगा देती हूँ। अच्छा, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाए मैंने उसके पास पहुँचने में। उसकी हकीकत जानने से पहले शायद मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन अब तो उसके दिल में अपनी ताबेदारी का सिक्का मैं जमा देना चाहता था। वो मेज़ पर अनवा इक़साम के खाने सजाने में मुनहमिक थी। ऐसा लगता था जैसे उसने मेरे एजाज़ में कोई छोटी मोटी ज़ियाफ़त कर डाली हो। बड़ा एहतमाम करके लाई थी वो। माई रिस्पेक्टेड लेडी, किसकी ज़ियाफ़त का ये एहतमाम हो रहा है आज? आपके सिवा और ऐसा कौन है जनाब आली जिसकी ज़ियाफ़त का मैं एहतमाम करूँगी? कौरमा, बिरयानी और शामी कबाब के साथ तरतराते पराठों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ने मेरे पेट में हलचल मचा दी। मैंने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए एक शामी कबाब तोड़कर मुंह में रखा और मुंह चलाते हुए कहा, वाह भाई, मज़ा ही आ जाएगा आज तो। तुमने अमेरिका में भी पाकिस्तानी दस्तरखान सजा दिया है। जब एक पाकिस्तानी को जीवन साथी मान लिया जाए तो पाकिस्तानी दस्तरखान भी सजाना ही होगा। ज़रा देखें, ये खाने खाकर बताएं कि मैं पाकिस्तानी खाने पका सकती हूँ या नहीं। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया और बारी बारी एक एक चीज़ खाना शुरू कर दी। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि मेरे वतन के खाने पकाना भी उसने उसी मेहनत से सीखा था जिस मेहनत से उसने हमारी ज़ुबान सीखी थी। मैंने चटखारा लेते हुए कहा, वाह मेरे मौला, कितना मेहरबान है तू, मुझे अमेरिका में लाकर एक पाकिस्तानी खानम से नवाज दिया है। आप बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं, हालांकि आदमी मैं बहुत कड़वा हूँ, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता देखने में। इसमें से आधी बात गलत है। कौन सी आधी बात? वो अच्छा ना लगने वाली। उसने मासूमियत से हंसते हुए कहा। मैं दिल ही दिल में उसकी अदाकारी की दाद दिए बगैर ना रह सका। मैंने अपनी आंखों में उसके लिए प्यार का पूरा समंदर समेट लिया था और उसकी बनाई हुई एक एक चीज़ की दिल खोलकर तारीफ कर रहा था। ये पाकिस्तानी खाने पकाना भी तुम्हें जमीला तूसी नहीं सिखाया होगा? वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरे खाने का अंदाज देखकर बोली, आप तो जनाब आली अपने वतन के खाने देखकर इन पर बुरी तरह टूटे पड़ रहे हैं। ज़रा सब्र से काम ले, इत्मीनान से खाएं। आप ही के लिए सब कुछ है, कोई दूसरा नहीं है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात जनाब? क्या मालूम किया था आपने? उसने इस तरह कहा जैसे पहले मेरी बात ना सुनी हो। मैं ये मालूम कर रहा था कि क्या ये खाने पकाना भी तुमने जमीला तूसी से ही सीखा है? हाँ जनाब, कि चटखारेदार खाने पकाना मैंने जमीला तूसी से ही सीखा है, मगर अफसोस ये कि मैंने खा बिल्कुल नहीं सकती, सिर्फ आपको खिला सकती हूँ। ये जो आप हमारी मकामी डिश देख रहे हैं ना, ये मैं इसीलिए अपने साथ लाई हूँ। तो क्या तुम आज कॉलेज नहीं गई थी? तुमने तो लिखा था कि तुम कॉलेज जा रही हो। मेरे सवाल पर एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के दिए मान पड़ गए, सिर्फ इतनी देर के लिए कि अगर मैं उसकी आंखों में झांक नहीं रहा होता तो मुझे पता भी नहीं चल सकता था। ऐसी अपने फन में ताक थी वो यहूदन, निहायत ही पुख्ताकार। दूसरे लम्हे वो संभल चुकी थी। वो बात यूँ ही सर गयास अहमद, मैं गई तो कॉलेज ही थी, मगर पापा ने मुझे कॉलेज फ़ोन करके बताया कि जोसफीन को भी उनकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से उन्हें अभी अस्पताल में रहना होगा। मैं घर वापस चली जाऊं क्योंकि आप यहाँ तन्हाई में बोर हो रहे होंगे। मेरे या पापा के सिवा यहाँ आता कौन है आपके पास जिससे आपका जी बहला रहे? हाँ, बड़ा ख्याल करने लगे अब वो मेरा। ये भी मेरे लिए कुदरत ही की तरफ से इंतज़ाम किया गया है, वरना इस तन्हाई में मेरा तो दम घुट जाता। ओहो, मैंने आपसे ऐसा तो नहीं कहा था कि आप खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। क्या मतलब? मैं खा तो रहा हूँ। कहाँ खा रहे हैं आप? तो बस बातें किए जा रहे हैं। खाना खाएं। उस रोज़ लिज़ी ने मेरे साथ बहुत सा वक्त गुजारा और तमाम अपने तीर तफंग मुझ पर चलाती रही। फिर उसका वो बनास्पति बाप आर्थर फिनले आ गया। उसने आते ही लिज़ी को अपने घर भेज दिया और मेरे करीब होकर बैठते हुए गोया हुआ, मिस्टर जिलानी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो अपने दोस्तों को अजीब मुश्किलों में गिरफ्तार कर दिया है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। किन दोस्तों की बात कर रहे हैं आप मिस्टर आर्थर? मैंने अनजान बनकर कहा, वही लोग जो आपको यहाँ लेकर आए हैं। क्या कह दिया आपने पुलिस से उनके मुतालिक? उन्होंने उनके बहुत सारे आदमी पकड़ लिए हैं। आर्थर ने राजदारी से कहा, आपसे ये किसने कहा कि मैंने पुलिस को उनके बारे में कुछ बताया है? सबका यही ख्याल है, आपके सिवा और कौन बता सकता उन्हें कुछ? गलतफहमी हुई या उन्हें भी और आपको भी। पहली बात तो ये कि मैं उनके बारे में जानता ही क्या हूँ जो किसी को बताऊँगा। मैं यहाँ धुम्मन और आलिया के सिवा किसी को नहीं जानता। या फिर मैं उस ओलिवर से वाकिफ़ हूँ जो आजकल ना जाने कहाँ गायब है। क्या आप मुझे बताएंगे पुलिस ने किन किन लोगों को पकड़ा है? क्या उनमें धुम्मन और आलिया भी शामिल हैं? नहीं, वो दोनों तो आज़ाद ही हैं। उनके क्लिनिक की तरफ भी पुलिस ने रुख नहीं किया। अलबत्ता ओलिवर और कई दूसरे अफराद को वो बांध कर ले गए हैं। अब आप खुद इंसाफ करें,
کیا یہ مجھ پر بہتان نہیں؟ میں اگر پولیس کو کچھ بتاتا تو سب سے پہلے دھومن اور عالیہ کے پاس پہنچتی وہ۔ ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر یہ پولیس افسر گریگری اور اس کا اسسٹنٹ ہیمفرے تمہارے گرد کیوں منڈلا رہے ہیں آخر؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ انہیں بھی آپ ہی کی طرح کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اولیور کے ساتھ اس کے مکان میں یوں ہی بے مقصد نہیں ٹھہرا ہوں۔ وہ مجھ سے اولیور اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسے میری طرف متوجہ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جنہیں آپ میرا دوست کہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کیوں پولیس کو تمہاری طرف متوجہ کریں گے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن اگر وہ کل اپنے آدمی یہاں نہ بھیجتے اور وہ لوگ مجھے جال میں باندھ کر یہاں سے لے جانے کی کوشش نہ کرتے تو گریگری کے فرشتے بھی نہیں جان سکتے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ انہوں نے نہ صرف مجھے باندھ لیا تھا بلکہ وہ لیزی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے پر اتر آئے تھے، جس کی وجہ سے لیزی نے ہی فون کر کے گریگری اور ہیمفرے کو یہاں بلایا تھا۔ اوہو، تم غلط سمجھے ہو۔ وہ ان کے بھیجے ہوئے آدمی نہیں تھے، وہ ان کے ساتھی تھے جنہیں تم نے طیارہ اغوا کرنے سے روک دیا تھا۔ کیا تم دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکتے؟ اگر وہ دھمن کے آدمی ہوتے تو لیزی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے اس طرح تو سوچا ہی نہیں تھا۔ دھمن وغیرہ تو آرتھر ہی کے لیے کام کر رہے تھے، پھر اس کے آدمی لیزی کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کیسے کر سکتے تھے؟ مجھ سے اندازہ لگانے میں زبردست غلطی ہوئی تھی۔ وہ لوگ مجھے اپنے چیف کے پاس لے جانا چاہتے تھے اور میں سمجھا تھا کہ وہ اس چیف کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں اولیور نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے آرتھر سے کہا، یہ تو آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، مجھے بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ پھر وہ لوگ جو آج بھی یہاں آئے تھے اور میرے ہاتھوں زخم کھا کے گریگری کے شکنجے میں جا پھنسے، انہی کے آدمی ہیں، ان طیارہ اغوا کرنے والوں کے۔ کیا آج بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یہاں؟ جی ہاں جناب، زبردست مار کار آئی ہوئی ہے آج تو۔ پھر میں نے اسے آج کے واقعے کی پوری تفصیل بتا دی۔ اولیور نے مجھے بتایا تھا چیف کی طرف سے تھامسن نام ایک نیگرو باکسر اس کے مکان کی نگرانی پر مامور ہے۔ اس نے مجھے اس کا حلیہ بھی بتایا تھا، لہٰذا جب وہ گرانڈیل نیگرو یہاں آیا تو میں اسے تھامسن ہی سمجھا۔ اس نے خود بھی اپنا نام تھامسن ہی بتایا تھا۔ تھامسن نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تھامسن کو کسی معاملے میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف نگران ہے۔ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں اسے اوپر والوں کو اطلاع دینا ضروری ہے، پھر وہاں سے جو ہدایت ملتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو پھر وہ کوئی اور تھامسن ہوگا، مگر اس کا حلیہ ضروری تو نہیں کہ ایک ہی نام رکھنے والے دو آدمیوں کا حلیہ ڈیل ڈور اور قد و قامت ایک جیسا ہو۔ میں نے کہا، ہاں یہی بات میرے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اس جگہ پہنچا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کرنا شروع کیے۔ جلدی سلسلہ مل گیا۔ وہ کچھ دیر تک فون پر بات کرتا رہا، مگر اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ بات ختم کر کے وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے سے فکر و تردد آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دوسری جانب سے اسے کوئی غیر متوقع خبر سنا دی گئی ہو۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا فکر مند سے آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مسٹر آرتھر؟ کوئی بری خبر ملی ہے کیا؟ ہاں، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی جیلانی۔ تھامسن کل سے لاپتہ ہے۔ اس نے کل یہاں ہونے والے کسی واقعے کی بھی انہیں اطلاع نہیں دی تھی اور نہ ہی وہاں آج کے واقعے کی خبر پہنچی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو تھامسن یہاں آیا تھا وہ وہی تھامسن تھا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ کیوں آیا تھا اور تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ اس سے تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں چیف کے پاس لے جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہو؟ مگر ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ تو واقعی حیرتناک بات ہے، مگر مسٹر آرتھر آپ فکر نہ کریں، اس نے اگر غداری کی ہے تو اسے اس کی خاصی معقول سزا بھی مل گئی ہے۔ فکر کی بات تو پھر بھی ہے، سوال یہ نہیں کہ اسے سزا ملی ہے یا نہیں، اصل سوال تو یہ کہ اس نے غداری کیوں کی، وہ کیا وجوہات ہیں جنہوں نے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کیا، یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ضرور معلوم کریں۔ خیر، یہ تو معلوم ہو ہی جائے گا، ایک مسئلہ سامنے آیا ہے تو اس کا حل بھی نکل ہی آئے گا کوئی نہ کوئی۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ گریگری کیا کہتا ہے اب؟ وہ تمہاری جان چھوڑنے کو تیار ہوا یا نہیں؟ میں نے اسے اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی کوشش تو کی ہے اور میرا خیال ہے میں اس میں کامیاب بھی رہا ہوں۔ آج اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ 2-1 روز میں مجھے یہاں سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن مسٹر آرتھر، میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں لیزی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آپ جانے سے پہلے اسے میری دلہن بنا دیں۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو تم دونوں نے اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھا بھی نہیں ہے، ابھی تم اکیلے ہی چلے جاؤ، آئندہ جب آؤ گے تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ بوجھ لیا ہے اور ہمارے لیے الگ رہنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ آپ اس مسئلے کو آئندہ پر نہ ڈالیں مسٹر آرتھر۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ تو تم کہہ رہے ہو نا کہ تم نے لیزی کو سمجھ لیا ہے،
خود लिज़ी ने अभी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कही है। मैंने कहा है ना, तुम दोनों जब तक एक दूसरे के मिजाज आशना ना हो जाओ, जब तक दोनों ही मुतमईन होकर ये फैसला ना कर लो कि तुम लोग एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकोगे, शादी के बारे में सोचो भी मत। मिस्टर जिलानी, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो अपनी मक्काराना बातों से मुझे टाल रहा था। मैं उससे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। शादी तो मुझे उस बिन्ते यहूदा से करनी ही नहीं थी। मैं कितना ही बुरा इंसान था, कितने कत्ल और डाका ज़नी के वाक़यात मेरे हिसाब में दर्ज थे, और अब भी मैं उससे ताइब होकर कोई पीर फ़कीर नहीं बन गया था। मगर अब मैं इतना भी इब्लीस ज़्यादा नहीं था कि एक यहूदन को अपना हमसफ़र बना लेता। मैं तो उसे किसी तरह अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहता था। वहाँ जाकर मैं उसकी सारी यहूदियत निकाल देता। उसके ज़रिए मुझे अपने मुल्क के उन सयार और ज़मीर फरोशों की नकाब कुशाई करने में आसानी हो जाती, जिनकी सरपरस्ती ने उनके दिलों से वतन की मोहब्बत और कौम का दर्द खुरच खुरच कर निकाल डाला था। मैंने कहा, मिस्टर आर्थर, आपने तो बड़ी कड़ी शर्त रख दी है, बड़ा सख्त पर्चा रख दिया मेरे सामने। इसका हल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे को जानने के लिए तो अच्छा खासा वक्त दरकार होगा हमें, और इतने अरसे अगर मैं यहाँ रह गया तो वहाँ पाकिस्तान में मेरी बहन आसिया और मेरे दोस्त आबी पर खुदा जाने क्या कुछ बीत जाए, किन क़यामतों से गुजार दिए जाए वो दोनों। और जब मैं अपने लिए शादमानियाँ समेट कर वापस पहुँचूँ तो वहाँ कुछ भी ना बचा हो। कुछ ऐसा ही बंदोबस्त कर रहे हैं यार लोग उनके लिए। वो किसी कीमत पर उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं है। बेचारा अभी तो पहले ही बेनूर हो चुका है। बीनाई से महरूम कर दिया उन्होंने उसे। आधी ज़िंदगी तो उन्होंने छीन ली है उसकी। अब अगर मैं बर वक्त कुछ ना कर सका उसके लिए तो बाकी आधी भी वो उसके पास नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ तुम्हारी इस मजबूरी को। इसका हल भी मैंने सोच लिया है। क्या हल सोचा आपने इसका? इसका हल यह है मिस्टर गुलाम जिलानी कि जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो लिज़ी भी तुम्हारे साथ जाएगी। मैं उसे समझा दूंगा। उसका साथ तुम्हारे लिए बड़ा ही सूदमंद साबित होगा। ओ मिस्टर आर्थर, कितने अच्छे हैं आप, कितने मेहरबान और हमदर्द। आपने मेरी सारी उलझनें दूर कर दी हैं। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा मेरे लिए। मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा, मगर ये आपने उसे समझाने वाली बात क्या कही? क्या वो मेरे साथ जाने पर राजी नहीं होगी? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारे मुल्क में हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमारे लिए जान की बाजी लगाने को भी हरदम तैयार रहते हैं। हम भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, बड़े काम आते हैं हम उनके। लिज़ी उन सबसे वाकिफ़ है। वो तुम्हें उन लोगों से मिलवा देगी और फिर वो सब मिलकर तुम्हारी बहन और दोस्त की रिहाई के सिलसिले में कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है वो उन लोगों को रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। बड़े असर रसूख के मालिक हैं उनमें से कई तो। अगर ऐसा हो गया मिस्टर आर्थर तो ये समझ लें कि मैं ज़िंदगी भर के लिए आपका ग़ुलाम बन जाऊंगा। उसने उठते हुए कहा, बस तो फिर तय हो गया। जब तुम वापस जाओगे तो एक दोस्त की हैसियत से लिज़ी भी तुम्हारे साथ जाएगी। उसने बिल्कुल वही बात कह दी थी जो मैं चाहता था। ऐसा मालूम होता था वो मेरे सांचे में पूरी तरह ढल चुका था। उसने मुझ पर एतबार करने का फैसला कर लिया था। मेरी तरफ से उसके दिल पर जमी शकूक व शुबहात की सारी गर्द धुल चुकी थी। यूं भी मेरे बारे में वो हर किस्म की तहकीक व जुस्तजू कर चुका था। एक एक बात मालूम कर चुका था वो अपने गुलामों के जरिए मुझसे मुताल्लिक। वो जानता था कि मैं जराइम की जिस हौलनाक दलदल में उतर चुका हूँ उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसे ये याद ही नहीं रहा था कि गुलाम जिलानी के रास्ते में कभी कोई दीवार ज़्यादा देर तक हायल ना हो सकी, बड़ी से बड़ी दलदल उसे निकल ना सकी। वो नादान चूहा ऊँट को अपने विल में दाखिल कर लेने के ख्वाब देख रहा था। उसके यही ख्वाब मेरे अज़ाइम की कामयाबी की दलील थे, मेरी फतहयाबी के लिए बेहतरीन जरिया थे। उसके जाने के बाद मैं बड़ी देर तक किसी मसले पर गौर करता रहा। फिर मेरा ख्याल उन हाईजैकर्स की तरफ भटक गया जो मुझे इस मकाम तक पहुंचाने का सबब बने थे। ना जाने वो कौन लोग थे और किस तंजीम से ताल्लुक़ था उनका। थे वैसे वो किसी बहुत ही मुनज़्ज़म गिरोह के। उनके अज़ाइम बड़े ही खौफनाक किस्म के रहे होंगे। जब भी अपनी नाकामी पर वो इस कदर मुश्तैल थे कि उन्होंने गुज़िश्ता 2-3 दिन में मुझे 3 बार उठाने की कोशिश की थी। पहली बार तो मेरी मशक़ें कस के ले भी गए थे, और अगर मैंने उन्हें उन सिखों की तरफ ना भेज दिया होता तो मैं अब तक उनकी कैद में पड़ा सड़ रहा होता। ना जाने उन्होंने क्या हालत बना दी होती मेरी अब तक, किन किन मराहल से मुझे गुजार दिया होता। वो तो भला हो हार्टन का कि उसने मेरे अंदाजे के मुताबिक कार्रवाई करके मुझे उनसे निजात दिला दी थी। हार्टन का ख्याल आते मुझे याद आया वो तो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का आदमी है, आस्तीन का सांप है वो। अचानक मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने लगी, मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। मुझसे बड़ी ज़बरदस्त गलती सरजद हो गई थी। मैं ग्रेगरी को उसकी असलियत बताना भूल गया था। जिस वक्त ग्रेगरी और हैम्फ्रे ने मुझे उसके सामने पेश किया था उस वक्त मैंने जो कुछ किया वो उस वक्त के हालात के तहत था, मगर अब वो बात नहीं रही थी। ग्रेगरी से मेरे ताल्लुकात इस्तिवार हो गए थे। मैंने आइंदा के लिए कुछ मुश्तरका मंसूबों पर काम करना मंजूर कर लिया था। इसके लिए ज़रूरी था कि दुश्मन हमारी चालों से बेखबर रहे। ग्रेगरी अगर हार्टन को बता देता तो सारी बाजी उलट जाती। वो पुलिस का एक सीनियर तरीन नहायत ही काबिल एतमाद अफसर था। वो अगर ग्रेगरी से कुछ मालूम करना चाहता या यही पूछ बैठता कि वो मेरे बारे में किस नतीजे पर पहुंचा है तो ग्रेगरी उसे सब कुछ बता देता। मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो गया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ग्रेगरी को उसकी असलियत से आगाह कर दूं।
हार्डन भी यकीनन मेरे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेचैन होगा। मैं तेजी से उठकर टेलीफोन की तरफ झपटा और रिसीवर उठाकर डायल की तरफ उंगली बढ़ाई, मगर मेरी उंगली डायल को छूकर रह गई। मैं उससे फोन पर राब्ता किस तरह कर सकता था? मुझे तो उसका नंबर भी नहीं मालूम था, और यह भी मेरे हक में बेहतर ही हुआ। अगर मुझे उसका नंबर मालूम होता तो मैं जल्दबाजी में खुद ही अपने गले में फंदा डाल लेता। ये बात मैं बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था कि ओलिवर का फ़ोन टेप किया जाता है। ओलिवर ने खुद मुझे बताया था मैं इस फ़ोन पर ऐसी कोई बात किसी से ना करूं जो मेरे लिए परेशानी का बायस बन जाए। उसका फ़ोन टेप किया जाता है और उसके मकान की निगरानी भी की जाती है। मैं फ़ोन का रिसीवर हाथ में पकड़े सोच रहा था कि अब क्या होगा, ग्रेगरी से किस तरह राब्ता कायम हो सकेगा। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि ये इलाका कौन सा है, उसका पुलिस स्टेशन कहाँ वाक़ है। मेरा दिमाग बहुत परेशान था। इसी उलझना परेशानी में मुझे लिज़ी की आमद का इल्म ना हो सका। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब उसने मुझे मुखातिब किया। किसे फ़ोन कर रहे हैं? किस सोच में घूमे आप? कुछ नहीं, मैं दरअसल उस पुलिस अफसर ग्रेगरी से बात करना चाहता था। मैं उससे मालूम करना चाहता था कि वो लोग मुझे कब यहाँ से जाने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर क्या अब इरादा तब्दील कर दिया है? क्या मालूम करने की ज़रूरत नहीं रही? ये बात नहीं है, मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है। अरे तो ये बात है, आपने बताया क्यों नहीं? लाएं, मैं नंबर मिला देती हूँ। उसने मेरे हाथ से रिसीवर लेकर नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से सिलसिला मिलने पर उसने ग्रेगरी से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर मेरी तरफ रिसीवर बढ़ाकर बोली, लीजिए जनाब आली, बात करें मिस्टर ग्रेगरी से। मैंने रिसीवर ले लिया। दूसरी जानिब ग्रेगरी ही था। मिस्टर ग्रेगरी, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि मैं कब तक रवाना हो सकूंगा यहाँ से? वो आदमी बड़ा ही साहिब फहम था। मेरे बात करने के अंदाज से ही समझ गया था कि मैं किसी खास वजह से फ़ोन पर खुलकर बात नहीं कर रहा हूँ। उसने फ़ौरन कहा, मिस्टर गयास अहमद, आप यूँ करें कि यहाँ पुलिस स्टेशन आ जाए, मेरे पास कोई ज़रूरी कार्रवाई करना है। उसके बाद आपको हम ठीक से बता सकेंगे कि आप कब जा सकेंगे। ठीक है जनाब, मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन ज़रा सी मुश्किल होगी मुझे आने में। कैसी मुश्किल? वो देखे ना, आपका शहर तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। आप लोगों ने मुझे यहाँ घूमने फिरने की भी मोहलत नहीं दी, फिर मैं आपके पास कैसे पहुँच सकूँगा? तो ये बात है। अच्छा ठहरे, मैं हेम्फ्रे को भेज रहा हूँ आपके पास। मैंने फ़ोन रखकर लिज़ी से कहा, वो अपने असिस्टेंट को भेज रहा मुझे लेने। उसका कहना है कि वो कुछ ज़रूरी कार्रवाई करना चाहता है, उसके बाद ही वो ये बता सकेगा कि कब मुझे जाने की इजाज़त मिलेगी। क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ थाने? मैं क्या करूँगी, आप तन्हा ही जाएं तो बेहतर है। मुमकिन है उसे मेरा आपके साथ आना पसंद आए। वो कुछ ऐसी बातें करना चाहता हो जो मेरी मौजूदगी में ना कर सके। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, जाना तो मुझे अकेले ही चाहिए। उसे ये इत्मीनान था कि मैं पूरी तरह उसके जुल्फ़े गिरागीर का असीर हो चुका हूँ। उस पर इस दर्जे फरीख्ता हो चुका हूँ कि कोई बात उससे छुपा नहीं सकता। चुनाचा मेरी वापसी पर वो मुझसे सब कुछ उगलवा लेगी। वो बोली, आप जब तक वहाँ से होकर आए, मैं ज़रा मार्केट तक हुआ हूँ, ज़रूरत की कुछ चीज़ें लाऊंगी। पापा कह रहे थे कि आप 1-2 रोज़ में पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे और मुझे भी आपके साथ जाना होगा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत हैरान हूँ। कौन सी बात लिज़ी? किस वजह से हैरान हो रही हो तुम? हैरत मुझे इस बात पर है कि पापा तो बड़े ही सख्तगीर आदमी हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपके सामने उनकी सारी सख्ती हवा हो गई। वो आपकी हर बात बिला चूचरा मान लेते हैं। तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैं उनसे कोई ऐसी बात तो कहता ही नहीं जो ना मानने वाली हो। ये भी खूब कही आपने। आपने मुझे ले जाने को कहा, तो इसमें उनके लिए मानने वाली बात क्या थी? तो इसमें बुराई क्या है? क्यों मानने वाली नहीं थी, ज़रा बताना तो। देखे ना, अभी वक्त ही कितना गुजरा है। इतनी जल्दी वो आप पर एतमाद करने लगे हैं, ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं किया। मुझे तो आपको जादूगर लगते हैं। पहली मुलाकात में आपने मुझे अपना असीर कर लिया और अब पापा भी आपका दम भरने लगे हैं। बड़ी तारीफें करते हैं वो आपकी। उसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर किसी कार का हॉर्न बजा। लिज़ी मुस्कुराकर बोली, ले जनाब आली, वो आ गए आपको लेने। अब आप जाएं, लेकिन ज़रा जल्दी वापस आने की कोशिश करें। और हाँ, ये ज़रूर पूछ लें आप उस ग्रेगरी से कि अब तो आपके कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं है ना, कि आज शाम को हम कहीं तफरी के लिए जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा, मैंने कहा और उसे वहीं छोड़कर फिर मैं बाहर निकल गया।